welcome to my channel Tansuman Classes. So class 6, today we read chapter number 5 and the name of the chapter is Major Domains of the Earth. यानी जो हमारे अर्थ का है उसको मेजर डोमेन्स की अगर हम बात करते हैं तो वी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. जैसा कि लिथोस्फेयर है, हमने पढ़ा था कि लैंड वाला पार्ट. यानी जो कि लिथोस्फेयर वो जगह है जिसे कि लैंड ने कवर कर रखा है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ. और उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, यानी लैंड वाला हिस्सा, ठीक है, भूमि वाला हिस्सा जो कि सॉलिड पार्ट है, ठीक है. अब लिथोस्फेयर में जब हमने इसको पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हाइड्रोस्फेयर, ठीक है. हाइड्रोस्फेयर यानी जल वाला पार्ट, यानी वाटरी पार्ट जो होता है. सो द पार्ट कवरिंग द वाटर इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर. और हाइड्रोस्फेयर में हमने हमारे 4 जो मेजर ओशंस हैं उनके बारे में पढ़ा कि आर्टिक ओशन कैसा है, अटलांटिक ओशन कैसा है, पैसिफिक ओशन कैसा है और इंडियन ओशन कैसा है, ठीक है. और इम्पोर्टेंट ऑफ ओशंस के बारे में पढ़ा कि ओशंस जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. सो द टुडेज टॉपिक इज एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर जो है वो मेजर डोमेन्स कैसे है? देखिए, जो हमारा एयर वाला पार्ट है ना, यानी जो गैसियस पार्ट, जो गैसियस लेयर होता है दैट्स सराउंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. यानी जो एयर वाला पार्ट है जिसने कि अर्थ को सराउंडेड है उसको हमने एटमॉस्फेयर नाम दे दिया, ठीक है. तो आज हम इसी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी जो लेयर है, स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, और हमारे लिए एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट क्यों है. So let's start the topic, and before we start this, like and subscribe my channel and press the bell icon also. So today's topic is atmosphere. So the air which surround the earth, जो हवा है जिसने कि एयर को सराउंडेड कर रखा है, जिसने कि घेर रखा है अर्थ को, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है. एंड कंसिडरिंग द डायमेंशन ऑफ द अर्थ, द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू अ थिन लेयर, यानी हवा का वो एक लेयर जिसने कि अर्थ को घेर रखा है. और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, तो थिकनेस जैसा कि हमें इज नॉट नोन, यानी नॉट नोन एज देयर नो शार्प बाउंड्री बट द एटमॉस्फेयर एंड द आउटर स्पेस. So it is estimated that the upper limit of the atmosphere at a height of about 1600 kilometers from the mean sea level, and the total weight of the air in the atmosphere is about 500 million tons. यानी आज हम बात करने वाले हैं कि जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसकी हाइट अगर हम सी लेवल से बात करें तो ये 1600 किलोमीटर तक ऊपर पाया जाता है. और टोटल वेट की बात करें एयर की जो एटमॉस्फेयर में है तो वो है 500 मिलियन टन्स. गॉट इट? यानी हवा में भी वजन होता है. सो द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी. सो द एटमॉस्फेयर इज इनिशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. यस, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट एटमॉस्फेयर द अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक द अदर प्लैनेट्स. यानी हमारा जो अर्थ है वो एक सुनसान प्लैनेट की तरह हो जाता, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स हैं, एकदम खाली हो जाता अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता. और विदाउट एटमॉस्फेयर लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एटमॉस्फेयर हैज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल. यानी जो एटमॉस्फेयर है ये हमें हमारे लिए जीवन दान जो देती है. कौन देता है? ऑक्सीजन. यानी हमारे लिए जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है. इसीलिए हमारे लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है और एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है वो किस तरीके से मिलकर बना हुआ है, यानी इसका गठन जो है वो किस प्रकार है. तो एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस. यानी जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं वो कलरलेस है, यानी उनका कोई कलर नहीं है. ऑर्डरलेस है, हमें कहीं दिखाई नहीं देती, कहीं ज़्यादा कहीं कम है. और टेस्टलेस गैसेस होती है, ठीक है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल
एंड स्मोक, यानी जो एयर है वो किससे मिलकर बनी है? इसके पास मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, वाटर वेपर का, डस्ट का और साथ ही साथ स्मोक का, धूल कण जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। वाटर वेपर है इसमें और बहुत अलग अलग तरीके से गैसेस है। देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर आपको बहुत ही एक पाई डायग्राम से समझाया गया है। लुक एट दिस, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन इज 21% and other gases 1%. So we have only 21% oxygen in the atmosphere. So the composition of air varies not only from the place to place but also from time to time. यानी composition जो air का है वो time to time change भी होता रहता है और composition is not clear and dry air is freely informed by the lower layer of the atmosphere up to the high of about the 8 किलोमीटर तक ही ये हमें शुद्ध मिलता है। प्योर और ड्राई जो एयर होता है ना, मेनली इसके पास में क्या होता है, नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। और अदर गैसेस की बात करें तो उसमें बहुत स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैसेस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, ओजोन है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन, यानी अदर गैसेस जो होती है वो ओनली 1% वो इन सब से मिलकर बनती है। बिसाइड दिस गैसेस, और इनके अलावा अगर हम बात करें, गैसेस के अलावा बात करें तो वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, स्मोक होता है, सॉल्ट होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ऑक्सीजन होता है वो इट्स बीइंग हैवी एंड कॉन्फिनेंट टू द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भारी है इसलिए ये एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर पर है, यानी धरातल के समीप है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन हेल्प अस टू ग्रो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ के लिए कौन सी जरूरी है? उनके लिए जरूरी है नाइट्रोजन, एंड वी हैव 78% ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन बाय द अर्थ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व करता है किसको? हीट को, एंड कीप्स द प्लांट वार्म, और वो अर्थ को और प्लांट्स को वार्म रखने के लिए काम आता है। प्लांट्स यूज इट टू प्रिपेयर फूड, और प्लांट्स इसको किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट इसको यूज करते हैं खाना बनाने के लिए थ्रू द फोटोसिंथेसिस। एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल जो होते हैं इट इज कंफाइंड द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर पे ही हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट ऑल्सो टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। और स्ट्रक्चर की बात करें तो हम आपको बताते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट डे में नॉलेज, अगर हम आपको बात बताएं तो इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द रडार्स एंड सैटेलाइट, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है प्रेजेंट डे की हमें नॉलेज कैसे मिलती है एटमॉस्फेयर की? थ्रू द रडार एंड सैटेलाइट्स। द अर्थ एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव द सेम डेंसिटी एवरीवेयर, यानी डेंसिटी जो है एयर की वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द एयर इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। जो सी लेवल समुद्र तल के पास में इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड रैपिडली डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर घटता जाता है, उसमें एयर की मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए जो माउंटेन्स एरिया पे जो लोग चढ़ते हैं ना वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक है। सो द एटमॉस्फेयर हैड अ लेयर स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर जो होता है वो लेयर स्ट्रक्चर में होता है। लुक एट दिस, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर दे रखा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोफेयर्स और एक्सोस्फेयर, यानी नीचे जो हम धरातल के आसपास की माने तो इट इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। So on the basis of the composition, density, temperature and other properties, the atmosphere can be divided into 5 layer। और ये 5 layer हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है। सो द ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। और हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, लुक एट दिस ट्रोपोस्फेयर एट द हाइट ऑफ 1, ये देखिए ये 0 to 10,
ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है इट्स बिलो 100, और यहाँ पे आपको बताएं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर, बहुत ही अच्छी लेयर है। एंड द ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इज द क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोवेस्ट लेयर है और अर्थ के सबसे नज़दीक जो हमारा सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है वो यही कहलाता है। सो एवरेज हाइट अगर हम ट्रोपोस्फेयर की देखें तो 18 किलोमीटर तक हम मान के चलें कि यहाँ तक बहुत अच्छा रहता है, और इक्वेटर, ओवर द इक्वेटर, एंड अबाउट 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स, पोल से 8 किलोमीटर की तरफ और इक्वेटर से 18 किलोमीटर की तरफ। एंड ट्रोपोस्फेयर कंटेन्स 90% ऑफ द टोटल एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की 90% जो एयर है वो हमें ट्रोपोस्फेयर पे ही देखने के लिए मिल जाती है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इन द हाइट, यानी हाइट के अबव द सी लेवल को अगर देखते हैं तो इनकी हाइट क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द 165 मीटर्स एज द एक्सेंट। वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल भी हमें इस लेयर्स में देखने के लिए मिलते हैं, और ओनली इन दिस लेयर, यानी वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल सिर्फ हमें इसी लेयर में देखने के लिए मिलते हैं। और ट्रोपोस्फेयर है ना वो होम ऑफ क्लाउड्स भी है, यानी क्लाउड्स सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे ही बनते हैं, लाइटनिंग होती है, और साथ ही साथ वेदर की जो फेनोमेना होती है वो सिर्फ हमें इसी लेयर पे देखने के लिए मिलता है। एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बेटा? देखिए, एटमॉस्फेयर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एटमॉस्फेयर के बिना हम रह ही नहीं सकते, और हमारी जो सन रेडिएशन आती है ना, जो इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द सन रेडिएशन, यानी सूरज से जो रेडिएशंस आती हैं, हार्मफुल जो रेज आती हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ हमें एटमॉस्फेयर ही प्रिवेंट करता है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, इट डज नॉट परमिट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सरफेस पे आती है, उसको एटमॉस्फेयर वहीं पे रोक लेता है। सो इट प्रिवेंट द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, और एक्सट्रीमनेस को भी टेम्परेचर को ये रोक कर रखता है। एटमॉस्फेयर सॉफ्टन द ग्लेयर ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे टाइम, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट, यानी हमारी जो रातें होती हैं उनको वार्म करने के लिए भी काम आता है। सो द एयर हैज़ वेट, आपको पता है एयर में भी वेट होता है, दस द एक्सट्रैक्ट प्रेशर, एंड प्रेशर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, और प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि एयर का कैसा टेम्परेचर है। सो द मूवमेंट ऑफ द एयर, और एयर का जो मूवमेंट होता है ना वो कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन में भी काम आता है, और वेदर को चेंज करने के लिए एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। और वेव्स जो चलती है, साउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द air also. So it is very important for us, and लास्ट डोमेन्स ऑफ द अर्थ इज बायोस्फेयर। अब लास्ट के बारे में कैसे, जैसा कि हमने पढ़ा लिथोस्फेयर जो कि हमारा सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ था, फिर हमने पढ़ा उसमें जो हाइड्रोस्फेयर था, यानी जो पानी वाला जो पार्ट था जिसमें कि हमने ओशंस पढ़े, फिर हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा जिसमें कि हमने लेयर जो है अर्थ पे एटमॉस्फेयर की उनके बारे में पढ़ा। अब हम बायोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, यानी बायोस्फेयर यानी जीव मंडल। जीव मंडल इट मीन्स जहाँ पे कि लाइफ पॉसिबल है, नैरो जोन है, जैसे वी विल फाइंड हियर लैंड, वाटर एंड एयर, यानी बायोस्फेयर वो जगह है जहाँ पे हमें लैंड भी मिलेगी, वाटर भी मिलेगा और एयर भी मिलेगी, एंड इट इज फेवरेबल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, और यहीं पे ही सिर्फ मानव का विकास हो सकता है। इट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी बायोस्फीयर में ही पॉसिबल है। दैट्स व्हाई इट is very important for us, and life on the earth must have orientated in the narrow zone where land, water and air meet. So the sphere of the living organism where lithosphere,
hydrosphere and atmosphere leave and meet together, intersect the each is called the biosphere. जहाँ पे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं और इस यहाँ पे ही लाइफ पॉसिबल है. सो द वर्ड बायोस्फीयर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब है बायोस. बायोस मीन्स लाइफ एंड द लैटिन वर्ड जो है जिसमें कि स्फेयर मीन्स टोटल रेंज ऑफ द लाइफ, यानी यहाँ पे स्फेयर का मतलब इससे है. एंड एवरी लिविंग स्पेसिस इन द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द बायोस्फेयर. और हर एक जाति, हर एक स्पीसीज जो है वो बायोस्फेयर में रह सकती है. एंड द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर आर द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड माइक्रोब्स. यानी जो भी जीव जंतु हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोस्फेयर में ही जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे माइक्रोब्स हो. और एलिमेंट्स ऑफ द माइक्रोब्स बायोस्फेयर इज इंडिपेंडेंट वन टू अनदर, यानी हर एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं. Plants, animals and microbes provide us a large variety of food एंड रॉ मटेरियल. यानी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स हमें बहुत बड़ी मात्रा में खाना देते हैं और हमें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं. सो द कंपेयर्ड ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ द बायोस्फीयर इज वेरी स्मॉल. अगर हम अर्थ से अगर हम कंपेयर करें कि अर्थ की साइज के हिसाब से तो बायोस्फीयर तो बहुत ही नैरो जोन है, यानी हमारे पास बहुत कम जगह है. However, the most scientists believe that we have not yet been able to explore the total biosphere with respect to the diversity of life. Human beings are initial part of the biosphere. In ancient times, they were entirely dependent on the environment for their existence and growth. The increases in the world population necessitated and the development of the new techniques for increasing food production. और हमारी जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसके लिए नए नए डेवलपमेंट और नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम हमारे फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. सो द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑलवेज हैज बीन एडमिटेड मीटिंग द इंक्रीजिंग नीड्स. और हमारा प्रमुख उद्देश्य जो एम है वो भी इंक्रीज करना है हमारी नीड्स को. हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए टू अचीव द ह्यूमन बींग्स ऑफ्टन डिस्टर्ब द नेचुरल बैलेंस. और हमने हमारी जो नीड्स को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं जो नेचुरल बैलेंस है उसको डिस्ट्रॉय भी किया है. डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर, फॉर एग्जांपल इलीगल डंपिंग जो हम कर देते हैं, कचरा जो फैक्ट्रीज से वेस्टेज ऑफ द ओशन में डाल देते हैं, है ना, एंड वाटर बॉडीज में डाल देते हैं. लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल और पेट्रोल का बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग उपयोग करते हैं और इनका शोषण करते हैं. लार्ज स्केल माइनिंग भी करते हैं और साथ ही साथ में हमने हमारे जो मिनरल्स हैं उनको निकालने के लिए कटिंग डाउन द फॉरेस्ट टू प्रोवाइड लैंड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स. और हमने हमारे क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या करा है, हम बहुत बड़ी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया. सो वी हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन द बायोस्फीयर. और इसके प्रभाव भी बहुत नकारात्मक आते हैं, हमारी लाइफ पे पड़ते हैं. सो ऑल these activities of the human being have lead to the population of air, land and water. So pollution is a human made disturbance which is nature can either stop nor rectify. यानी जो pollution हम लोग कर रहे हैं, हमारी जो मदर अर्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अगर हम इसे कहीं स्टॉप नहीं करते हैं तो ही हमें हमारी प्रकृति के उनके वापस हमें रिजल्ट भी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए. सो वी मस्ट हैव टू चेक द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन ऑर्डर टू द मेंटेन एंड डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर. हमें हमारे जो नेचर है उसका बैलेंस बना के रखना चाहिए और इंक्रीजिंग जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना चाहिए, विच इज़ इनिशियल फॉर आवर ग्रोथ एंड सर्वाइवल. तभी हम अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत ही हैप्पीली सर्वाइवल कर सकते हैं हमारी मदर अर्थ पे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. गुड डे.